off in the Mangalore biology classes. Student, in the last class we had discussed about the new chapter of your 11th syllabus, that is cell cycle and cell division. And in the previous lecture we had discussed about what is cell cycle, what are the events occur in the cell cycle, that is interphase and M phase we are already discussed. Interphase include G1 phase, S phase and G2 phase, and M phase include karyokinesis and cytokinesis. So what is M phase? M phase is also called a dividing phase, where cell shows dramatic change, and in that changes the nucleus of the cell first divide, and then when nucleus divide into two, finally what happen? The cytoplasm of the cell also divide, separate, and single cell divides into two daughter cell, and that is called as M phase or mitosis phase or mitosis division. So today we are discuss about the first type of cell division of your syllabus. आज हम सेल डिवीजन में फर्स्ट टाइप का सेल डिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं, that is first type of cell division is called as mitosis. So what is mitosis? Mitosis is also called as equational division, somatic cell division. आप बोलेंगे सर माइटोसिस कब होता है? माइटोसिस जनरली ऑकर थ्रूआउट लाइफ. ओके, ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस डिवीजन जो होता है थ्रूआउट लाइफ होता है, और प्लांट में जो माइटोसिस डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है. स्पेशली आपको पता है प्लांट में मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जो होता है कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है प्लांट की, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट की, और उसकी वजह से प्लांट में माइटोसिस डिवीजन जो होता है थ्रूआउट द प्लांट लाइफ होता है ना. और माइटोसिस डिवीजन में क्या क्या होता है चेंजेस? व्हाट आर द चेंजेस ऑकर इन माइटोसिस डिवीजन? मैंने आपको बोला माइटोसिस डिवीजन को बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन. क्यों? क्योंकि वो बॉडी सेल में होता है. जायगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जब न्यू इंडिविजुअल बनता है, तब माइटोसिस डिवीजन होता है. ओके, प्लांट में माइटोसिस डिवीजन कहाँ होता है? इन प्लांट्स माइटोसिस डिवीजन ऑकर इन द हैप्लॉइड सेल एज वेल एज डिप्लॉइड सेल. और याद रखो माइटोसिस डिवीजन की खासियत यह है, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. इसका मतलब अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड बनेगा, और अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड बनेगा. मतलब जैसे का वैसा, एज इट इज. तो आपको मैंने बोला माइटोसिस डिवीजन ऑकर इन द प्लांट सेल, दैट इज गैमेटोफाइट. मींस गैमेटोफाइट में क्या होता है? हैप्लॉइड प्लांट से हैप्लॉइड प्लांट बनता है, हैप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है. तो माइटोसिस डिवीजन जो है प्लांट में हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड से डिप्लॉइड भी होता है. मतलब जायगोट से जब स्पोरोफाइट बनता है, प्लांट में जब जायगोट से स्पोरोफाइट बनता है तो डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनाता है. ओके, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड होता है, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन. मतलब माइटोसिस में एज इट इज होता है. और एनिमल में जनरली माइटोसिस डिवीजन जो है वो डिप्लॉइड सेल में होता है. कुछ एक्सेप्शन है उसमें. एनिमल में माइटोसिस डिवीजन जो है जनरली डिप्लॉइड सेल में होता है, मगर उसमें कुछ एक्सेप्शन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल इंसेक्ट लाइक ड्रोन. सोशल इंसेक्ट लाइक ड्रोन, हनी बी में जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल होता है, और उस ड्रोन से जब गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वो माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं. तो एनिमल में एक्सेप्शनल है जहां पे हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन सकते हैं. माइटोसिस डिवीजन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जनरली नहीं होता, मगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है. और याद रखो माइटोसिस डिवीजन की वजह से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होने की वजह से ग्रोथ होती है. और इसलिए मैं बोल रहा हूं माइटोसिस डिवीजन ऑकर इन द सोमैटिक सेल एंड माइटोसिस डिवीजन ऑकर थ्रू आउट द लाइफ. क्योंकि मियोसिस डिवीजन जो होता है मैच्योरिटी आने के बाद होता है, गैमेट बनाने के लिए होता है, मगर माइटोसिस डिवीजन जो है थ्रू आउट लाइफ हो जाता है ना, कंटिन्यूअस हो जाता है. ओके, एंड इट इज द सेम डिवीजन ऑकर इन द सोमैटिक सेल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा है? क्योंकि जो पेरेंट सेल है उसके दो डॉटर सेल बनते हैं ना, एज इट इज. एक पेरेंट सेल से, सिंगल पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल बनते हैं जो कि आइडेंटिटी दिखते हैं, हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड है, इसलिए इसको बोलते हैं
इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। माइटोसिस डिवीजन में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ओके, पैरेंट में और प्रोजेनी में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग में बताता हूँ, अगर मेरे बॉडी में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, तो मेरे जो चिल्ड्रंस होंगे उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मेरे पेरेंट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है माइटोसिस डिवीजन में कांस्टेंट होता है जब सेल डिवीजन होता है। इट इज जनरली सीन इन द डिप्लॉयड सेल। मैंने बोला आपको माइटोसिस डिवीजन जनरली सीन इन द डिप्लॉयड सेल, इट आल्सो ऑकर इन द हैप्लॉयड सेल इन सम लोअर प्लांट्स। याद रखो, माइटोसिस डिवीजन जनरली डिप्लॉयड सेल में होता है, मगर कुछ लोअर प्लांट जो है या कुछ सोशल इंसेक्ट जो है, मैंने जैसे बोला आपको ड्रोन, हनी बी में, उसमें माइटोसिस डिवीजन जो है वो हैप्लॉयड सेल में भी हो सकता है ना। माइटोसिस डिवीजन जनरली occur in the diploid cell, but in social insect and some lower plant like bryophyte and algae and pteridophyte, mitosis division also occur in the haploid cell, haploid organism also. It involve major or reorganization of the all cell components. माइटोसिस में क्या होता है, सेल के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल में कुछ चेंजेस होते हैं। मैंने बोला आपको जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसको हम ड्रामेटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेल के अंदर बहुत से चेंजेस होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस होते हैं। ओके, जब सेल के अंदर कंपोनेंट बनते हैं ना, तो मैंने आपको बोला माइटोसिस डिवीजन फर्दर डिवाइडेड into two phases, that is first is called as karyokinesis, karyonucleus kinesis division, and second phase is called as cytokinesis, cytoplasm kinesis division of cytoplasm is called as cytokinesis, division of nucleus is called as karyokinesis। जब एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बनते हैं तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो एक ही सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक सेल इन द फंगस एंड सिंचियम सेल इन द एनिमल्स। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो एक ही सेल के अंदर मेनी न्यूक्लिया बनते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं सिंचियम सेल इन द एनिमल एंड सिनोसाइटिक सेल इन द फंगस। तो ये है फेसेस। और कैरियोकाइनेसिस मैंने बोला आपको ड्रामेटिक फेस है, और उसके अंदर और 4 फेज डिवाइड होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 मेन फेसेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, और ये याद रखने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, I for interface, picked for prophase, my for metaphase, apple for anaphase, today for telophase. I picked up my apple today. Okay, I picked up my apple today. ठीक है ना? So इसका मैंने हिंट बोला आपको, I for interface, picked up for prophase, my for metaphase, apple for anaphase and today for telophase। ये 4 फेस आपको कैरियोकाइनेसिस के अंदर मिलते हैं, और इन चारों फेस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेस। लिटरली मीनिंग क्या होता है इसका? प्रो मीन्स फर्स्ट फेस, ओके, ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें 2 पार्ट हम बनाएंगे, अर्ली प्रोफेस एंड लेट प्रोफेस। तो पहले मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें अर्ली प्रोफेस में क्या होता है। डायग्राम तो मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगा, मगर आपको इसका फोटो में दिखा सकता हूँ। अर्ली प्रोफेस में क्या होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट फेस इन द माइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेस इज द लॉन्गेस्ट फेस इन द माइटोसिस, और ये कब होता है? आफ्टर एस फेज एंड G2 फेज। एस फेज खत्म होने के बाद, G2 फेज खत्म होने के बाद कौन आता है? प्रोफेस फेज आती है। सो इसलिए फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस बोलते हैं। ओके, और
इन S phase एंड G2 phase व्हाट हैपन, S phase में आपको पता है डीएनए मॉलिक्यूल डबल हुआ था और G2 phase में क्या हुआ था, डीएनए मॉलिक्यूल इंटरट्विन्ड हुआ था, मतलब कॉइलिंग हुआ था डीएनए मॉलिक्यूल का, और वो फिर स्लोली डीएनए मॉलिक्यूल कंडेंस होने को स्टार्ट होता है। डीएनए मॉलिक्यूल जो बना था ना इस स्पेस में, वो इंटरट्विन्ड होता है, मतलब कॉइलिंग स्टार्ट करता है, और जिसकी वजह से क्रोमोसोम का डीएनए का जो कॉइलिंग होता है, तो स्लोली डीएनए का कन्वर्शन किसमें होता है, सबसे पहले क्रोमैटिन फाइबर में होता है। डीएनए का कन्वर्शन क्रोमैटिन फाइबर में होता है, जो लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक रहता है, और क्रोमैटिन फाइबर और कंडेंस होके, शॉर्टन होके, पैकेजिंग होके उसका कन्वर्शन क्रोमोसोम में होता है। मतलब डीएनए से क्रोमैटिन बनता है और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। कहां पे, अर्ली प्रोफेज में ऐसी प्रोसेस होती है। ओके, अभी लेट प्रोफेज में क्या होता है, देखो लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज तो खत्म हो गए, डीएनए का इंटरट्विनिंग हो गया, क्रोमैटिन फाइबर बन गया। अभी क्रोमोसोम में मल्टीपल क्रोमैटिन फाइबर्स आर अनटैंगल्ड। लेट प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमैटिन जो है अनटैंगल्ड होता है, ओके, मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है एंड कंडेंस टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम। देखो क्रोमैटिन से, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनता है, इसका मतलब उसमें कॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन में, क्रोमैटिन शॉर्टन हो जाता है और फिर क्रोमोसोम बनता है, एंड दे आर सीन इन द कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो जो क्रोमोसोम बनता है, जब क्रोमोसोम बनता है तो आपको पता होगा इस क्रोमोसोम में क्या होता है, ऐसे दो क्या बनते हैं, टू क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे दो क्रोमैटिड बनते हैं, और जो सेंटर का पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। जब क्रोमैटिन का कन्वर्शन क्रोमोसोम में बनता है, तो क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं, और सेंटर में जो पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये भी याद रखो, सेंट्रोमियर के दोनों साइड में क्या अटैच होता है, काइनेटिक कोर। सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक कोर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर के साइड में क्या बनता है, ओके, काइनेटिक कोर बनता है, एंड काइनेटिक कोर इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। इसके ऊपर सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटिक कोर बनता है, डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और फिर वो क्रोमोसोम ब्रेक होने के बाद, सेंट्रोमियर ब्रेक होने के बाद उस क्रोमोसोम को खींचने के लिए स्पिंडल फाइबर सेपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो सेंट्रोमियर के ऊपर क्या है, काइनेटिक कोर है, और काइनेटिक कोर के ऊपर क्या है, अटैच होते हैं कौन, स्पिंडल फाइबर। याद रखो, है ना। क्रोमोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, कौन, सेंट्रोमियर। सही, मैंने आपको बोला था, याद रखो, मैंने आपको बोला था एनिमल सेल में यस फेस में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था, और वो सेंट्रियोला भी क्या होते हैं, स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। कौन, ये जो सेंट्रोमियर है, मैंने बोला था आपको, ओके, कौन बोला था, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम। ओके, एनिमल सेल में यस फेस के अंदर सेंट्रोजोम डिवाइड हुआ था, सेंट्रियोल डिवाइड हुआ था, और ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोजोम है, अभी पोल की तरफ जा रहा है ना, मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, एंड सेंट्रोमियर रेडिएट आउट। जब भी सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम पोल की तरफ जाता है, उस सेंट्रोजोम से रेडिएटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ओके, रेडिएट आउट एज अ माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्टर। याद रखो, इस सेंट्रोसोम से रेडिएटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट रेडिएटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं एस्टर। याद रखो, सेंट्रोसोम पोल की तरफ जाने के बाद उससे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टर, और जिस ऑर्गेनिज्म में एस्टर फॉर्म होता है
उसको हम बोलेंगे आस्ट्रल माइटोसिस। सो यहाँ पे टू आस्टर टुगेदर टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। देखो सेंट्रियोल से क्या बनता है, आस्टर बनता है, और उस आस्टर से क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर। मैंने आपको बोला है इस आस्टर से क्या बनता है, बाद में स्पिंडल फाइबर बनता है। एंड दैट स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर और काइनेटिक कोर ऑफ द क्रोमोसोम। और एक बार बोल रहा हूं, सेंट्रोसोम से आस्टर बनता है, उस आस्टर से स्पिंडल फाइबर बनता है, और वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। कहां पे, एट द प्लेस ऑफ काइनेटिक कोर। ओके, टू आस्टर्स आर टुगेदर फॉर्म स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक apparatus। देखो क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, टू आस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, दो आस्टर है और उसी के साथ साथ स्पिंडल फाइबर है, ये दोनों को हम मिला के बोलते हैं माइटोटिक apparatus बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइटोटिक apparatus बोलते हैं। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में क्या होता है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या देखो, जो प्रोफेज का एंड होता है तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, कौन से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कब, प्रोफेज के एंड में सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डिसअपियर हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस से बाहर आता है, कहां पे, साइटोप्लाज्म में आता है। और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया, अभी सेवरल स्टेज अभी स्टार्ट होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज। लिटरली मीनिंग आप यहाँ पे देखोगे, मेटा मीन्स मिडल, मिडल में आते हैं कौन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आ रहा है एट इक्वेटर, अभी क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर आ चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये क्रोमोसोम अभी साइटोप्लाज्म में आया है। और वो क्रोमोसोम जो है सेल के इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हुआ, न्यूक्लियर एनवलप डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्रोमोसोम स्प्रेड हुए हैं, कहां पे, साइटोप्लाज्म में, किसके, सेल के। एंड क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। देखो मेटाफेज स्टेज ऐसी है कि जहां पे हम क्रोमोसोम का डिटेल स्टडी प्रैक्टिकली कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि मेटाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम का मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई क्रोमोसोम्स आर इजीली ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप। कौन सी फेज में, मेटाफेज फेज में। अगर प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन पूछा गया, इफ योर टीचर प्रोवाइड यू सेल मटेरियल, व्हिच फेज यू डिसाइड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन डिटेल, कौन सी फेज आप टीचर को दिखाओगे कि जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में मिलता है, तो याद रखो मेटाफेज। क्यों, क्योंकि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम का मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है, कंप्लीट होता है, एंड दे कैन बी स्टडीड इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप विल दे हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड। मैंने बोला आपको, जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या बनते हैं, टू सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं, एंड दैट टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाओ, सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में, सेंट्रोमियर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, एंड सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इज द सेल ऑर्गेनेल्स। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो है सेल ऑर्गेनेल्स है। ओके, जो आस्टर बनाते हैं ना, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हेल्प करते हैं, कौन, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। क्रोमोसोम कम टू द इक्वेटर। देखो मैंने बोला मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है कंडेंस हो चुके हैं, साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, और जो क्रोमोसोम है लाए आते हैं कहां पे, इक्वेटर के ऊपर, एंड द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। When the chromosome arrives at the equator of chromosome and the place is called as metaphase plate। याद रखो, जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं, सेंटर पे आते हैं क्रोमोसोम के, तो उसको हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। और स्पिंडल फाइबर जो है बनते हैं, स्पिंडल फाइबर अराइज ऑन द बोथ पोल, ये देखो, ये पोल से और ये पोल से स्पिंडल फाइबर आते हैं, एंड कनेक्टेड टू द क्रोमैटिड्स बाय काइनेटिक कोर इन द सेंट्रोमियर। देखो स्पिंडल फाइबर जो है, अब यहाँ देखो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे दो टाइप के हैं, कौन से, क्रोमोसोमल फाइबर मींस पोल टू क्रोमोसोम अटैच होते हैं, उसको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, पोल टू क्रोमोसोम अटैच होते हैं, एंड दैट स्पिंडल फाइबर
attached to the chromatid at the place of kinetic core present on the centromere। मैंने पहले बोला आपको काइनेटिक कोर जो है सेंट्रोमियर के ऊपर रहते हैं और वहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। कहां पे? मेटाफेज के अंदर ऐसी सिचुएशन फॉर्म होती है। ओके, तो फिर यहाँ पे देखो जो स्पिंडल फाइबर बन रहा है वो अलग अलग टाइप का बन रहा है। जो स्पिंडल फाइबर पोल से क्रोमोसोम का अटैच होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर पोल से क्रोमोसोम का अटैच होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर पोल टू पोल अटैच होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर या इंटरपोलर फाइबर। इंटरपोलर का मतलब इन बिटवीन टू पोल। पहला हो गया क्रोमोसोमल फाइबर पोल टू क्रोमोसोम, दूसरा हो गया कौन सा? इंटरपोलर फाइबर पोल टू पोल, और तीसरा मैं बोल रहा हूं आपको तीसरा फाइबर जो बनता है एनाफेज में बनता है इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर मींस टू क्रोमोसोम के अंदर बनता है ना, एनाफेज के अंदर इंटर। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर से ब्रेक होके दोनों क्रोमैटिड्स पोल की तरफ मूव होते हैं। ओके, टू क्रोमैटिड्स आर मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और इंटरजोनल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम का रिपल्शन करने की हेल्प करता है। कहां पे? एनाफेज के अंदर। तो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। एनाफेज में क्रोमोसोम ब्रेक होता है सेंट्रोमियर की जगह पे और दोनों क्रोमैटिड्स दोनों पोल की तरफ चले जाते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। क्रोमैटिड्स आर मूव एंड डॉटेड क्रोमैटिड बन जाते हैं। कहां पे? एनाफेज में, इसलिए इसको कहा गया है एनाफेज। और एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। मैंने बोला आपको एनाफेज क्या है? शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस है। सेंट्रोमियर जो है ओके ब्रेक हो चुका है क्रोमोसोम से, और सेंट्रोमियर ब्रेक होने की वजह से लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होने की वजह से क्रोमोसोम ब्रेक हो चुका है और दो सिस्टर क्रोमैटिड बन चुके हैं। ओके, डॉटर क्रोमैटिड बन चुके हैं एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज फ्यूचर क्रोमोसोम। डॉटर क्रोमैटिड का क्या होने वाला है? फ्यूचर में क्रोमोसोम में कन्वर्शन होने वाला है, डॉटर क्रोमोसोम बनने वाले हैं। एंड स्पिंडल फाइबर का स्पेशली क्रोमोसोमल फाइबर जो है स्पिंडल फाइबर उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने बोला आपको स्पिंडल फाइबर तीन तरीके के हैं यहाँ पे। एक पोल टू क्रोमोसोम जो है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और पोल की तरफ दोनों क्रोमैटिड्स मूव हो गए एनाफेज में। ओके, अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम मूव हो जाते हैं। ओके, और जो इंटरपोलर फाइबर है वो आइडेंटिटी रहते हैं। और तीसरा जो फाइबर मैंने बोला आपको इंटरजोनल फाइबर, उसका रिपल्शन होता है और फिर दोनों क्रोमैटिड्स दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ओके, बाद में फोर्थ फेज होती है टेलोफेज। टेलो मींस एंड। ओके, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में जो लास्ट फेज है उसको बोलते हैं टेलोफेज, एंड फेज। और टेलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिएक्टिव होता है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स थे जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे वो टेलोफेज में रिअपियर हो जाते हैं। ओके, और क्रोमोसोम के दोनों पोल की तरफ क्लस्टर बन जाते हैं और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है। क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बन जाता है उसका, और न्यूक्लियर एनवलप जो है असेंबल होता है। और फाइनली यहाँ पे टेलोफेज में टू डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं, जिससे बाद में दो अलग अलग सेल बनने वाले हैं। एंड न्यूक्लियोलस मैंने आपको बोला जो है डिसअपियर हुआ था वो अभी रिअपियर हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रिअपियर हो चुका है। बाकी स्पिंडल फाइबर जो है जो एनाफेज में था मगर वो टेलोफेज में खत्म हो चुका है, क्योंकि क्रोमोसोम ऑलरेडी अभी पोल की तरफ जा चुके हैं, तो स्पिंडल फाइबर का कुछ काम नहीं रहा, अभी वो डिसअपियर हो जाता है। कहां पे? टेलोफेज में। और बाद में ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में जनरल एग्जांपल, ये मदर का घर था, जिस मदर के घर में दो डॉटर थे। ये दोनों डॉटर का जब स्मॉल थे वो झगड़ा करते थे, एक ही जगह पे रहते थे। ओके, झगड़ा करते थे, प्यार करते थे, एक ही घर में रहते थे। मगर जब वो बड़े हो गए डॉटर, ओके, दोनों के अंदर झगड़ा हुआ, मैरिज हुआ, और फिर वो उनका झगड़ा होने के बाद उनके दोनों के हस्बैंड उनको दोनों तरफ खींच लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं। दोनों डॉटर जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर दोनों का अलग अलग घर बस जाता है।
दोनों के अंदर पर्दा डाला जाता है और फिर वो दोनों डॉटर जो है अभी बड़े होने के बाद वो मदर बन जाते हैं खुद। ओके, तो टेलोफेज के बाद अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ साइटोकाइनेसिस। लिटरली मीनिंग क्या होगा? साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे। और साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल सेल में होता है अलग और प्लांट सेल में अलग होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? मिडल में फोरो फॉर्म करता है। फोरो मीन डिप्रेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होने की वजह से सेल के मिडल में इक्वेटर में फोरो फॉर्म होता है, उसको हम क्लीवेज साइटोकाइनेसिस बोलते हैं एनिमल सेल में। ओके, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। साइटोकाइनेसिस की एंड में क्या होता है? दो अलग अलग सेल बन जाते हैं एंड स्टार्ट व्हेन द टेलोफेज इज प्रोग्रेस। टेलोफेज खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो एनिमल सेल में मैंने आपको बोला क्लीवेज फोरो फॉर्म होता है। कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ग्रेजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का फोरो है डीपन हो जाता है पेरिफेरी टू सेंटर, सेंट्रीपेटल। पेरिफेरी से सेंटर तक ये फोरो डीप हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है सेंटर में एंड डिवाइडिंग द सेल इनटू टू डॉटर सेल ना। साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। कहाँ पे? एनिमल सेल में ऐसा होता है, क्लीवेज फोरो फॉर्म होता है। और प्लांट सेल में थोड़ा अलग होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होने की वजह से ये फोरो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? दो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में क्या फॉर्म होता है? साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। ओके, क्योंकि सेल वॉल होने की वजह से ये फोरो फॉर्मेशन या क्लीवेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? वेसिकल फॉर्म गोल्गी बॉडी एक्युमुलेट एट द इक्वेटर। याद रखो, गोल्गी बॉडीज के अंदर के जो वेसिकल है वो इक्वेटर में अरेंज होते हैं, फॉर्म होते हैं और दे ग्रो आउटवर्ड। फिर वो वेसिकल जो है गोल्गी बॉडी से बने हुए वो सेंटर टू पेरिफेरी मूव होते हैं और उससे क्या बनता है? सेल प्लेट डिफ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेल प्लेट। देखो, गोल्गी अपैरेटस के अंदर जो वेसिकल थे उससे सेल प्लेट बनता है और वो सेल प्लेट सेंटर टू पेरिफेरी मूव होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप में एंड सेपरेट द टू डॉटर सेल। बाद में दो डॉटर सेल अलग अलग हो जाते हैं। याद रखो, सेल डिवीजन के टाइम में यहाँ पे सेल प्लेट से मिडल लैमेला बनता है। क्या बनता है? मिडल लैमेला बनता है एंड मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड पेप्टेट। ओके, आपको पता होगा प्लांट सेल के सेल वॉल में तीन लेयर बनते हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पे सेल प्लेट से मिडल लैमेला बनता है और मिडल लैमेला क्या बनाता है? फिर बाद में सेल को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है ना। ड्यू टू साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स जो सब थे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 50-50% साइटोकाइनेसिस की वजह से। तो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म होती है कहाँ पे? प्लांट सेल के अंदर। और सेल प्लेट जो बनती है, सेल प्लेट से मिडल लैमेला बनता है जो कैल्शियम एंड पेप्टेट से बनता है और मिडल लैमेला सेल डिवीजन के टाइम में बनता है। बाद में जो सेल ऑर्गेनेल्स है मैंने बोला आपको डबल हो जाते हैं, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया वो सेपरेट बन जाते हैं अलग अलग सेल में डिवाइड होके 50-50%। और मैंने आपको बोला कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस होने के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता तो फिर क्या होता है? वहां पे एक ही सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाती है। साइटोप्लाज्म अगर नहीं हुआ तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाती है एंड दैट मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इन द एनिमल सेल इज कॉल्ड एज सिंचियम। ओके, और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट के अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म रहता है, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये उसका एग्जांपल है। बाद में माइटोसिस का भी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यूजेस ऑफ माइटोसिस। ओके, बेनिफिट क्या है माइटोसिस के? पहला, दे प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जीनोम्स। माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनती है वो डिप्लॉयड बनती है जहां पे जिसमें ओके जीनोम जो है आइडेंटिकल बनता है, सेम इंडिविजुअल बनता है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल। सेकंड, दे हेल्प इन रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। सोमैटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कांस्टेंट रखता है। कौन? माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीजन है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है कहां पे? थ्रू आउट लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। दे हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड माइटोसिस हेल्प इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट्स। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसका डिवीजन फास्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ होती है माइटोसिस की वजह से। ओके, दे रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर का जो रेशियो है
वो कांस्टेंट रखता है कौन, माइटोसिस, क्योंकि पेरेंट सेल डिप्लॉयड थी, डॉटर सेल भी डिप्लॉयड है, पेरेंट सेल डिप्लॉयड थी, डॉटर सेल डिप्लॉयड है। क्रोमोसोम का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है जब सेल की ग्रोथ होती है, सेल का डिवीजन होता है। और नेक्स्ट दे हेल्प इन द सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। माइटोसिस में जो डेड सेल थे वो न्यू फॉर्म करते हैं और जो डैमेज सेल थे वो रिपेयर भी होते हैं और रिप्लेस भी होते हैं कुछ सेल। ओके, एग्जांपल सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड लाइनिंग ऑफ द गट ऑफ ब्लड सेल्स। अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, स्किन के ऊपर के सेल बाद में रिपेयर होते हैं, रीजनरेट होते हैं। गट की जो लाइनिंग है वो भी रिपेयर होती है और ब्लड सेल जो है जो डैमेज हो चुके थे वो भी रिपेयर होते हैं। तो ये माइटोसिस के ये सिग्निफिकेंस है। इन दिस वे माइटोसिस हेल्प टू ग्रोथ। ओके, माइटोसिस हेल्प टू रिपेयर होता है टिश्यू, ग्रोथ होता है टिश्यू। ओके, और रिप्लेसमेंट भी होता है सेल्स। तो ये पूरे माइटोसिस के बेनिफिट है। ओके, और इस तरीके से हमने माइटोसिस पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको मियोसिस डिवीजन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। During prophase, chromatin condensation or the untangling of the chromosomal material takes place, and the centriole that had duplicated during the S phase starts to move towards the opposite poles of the cell. Certain characteristic events mark the completion of prophase. Compact mitotic chromosomes are formed due to the condensation of chromosomal material, and each chromosome is made up of two chromatids attached together at the centromere. Moreover, the centrioles that had moved to the opposite ends of the cell initiate the formation of the mitotic spindles with the help of the microtubules and the proteinaceous constituents of the cell cytoplasm. At the end of the prophase, the nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi complexes and the nuclear envelope are not visible when viewed under a microscope. Prophase is followed by the metaphase, the onset of which is marked by the disintegration of the nuclear membrane, resulting in the scattering of the chromosomes in the cytoplasm. During this stage, the chromosomes can be clearly seen and studied under the microscope as their condensation is complete. Moreover, each chromosome is made up of two sister chromatids bound together by a centromere. Each centromere has a small disc-shaped structure on its surface called the kinetochore. Spindle fibers attach to the kinetochores of the chromosomes, and the chromosomes move towards the spindle equator. The plane of alignment of the chromosomes during this phase is known as the metaphase plate. Metaphase is followed by anaphase. At the start of this stage, the centromere of each chromosome splits simultaneously and the chromatids separate. These daughter chromatids are the chromosomes of the future daughter nuclei. The chromatids then slowly move towards opposite poles. The centromeres of the chromatids face the pole and are at the leading edge, while their arms trail behind. The final stage of mitosis is telophase. This stage is characterized by the chromosomes clustering at opposite spindle poles. Then the chromosomes decondense or lose their individuality as discrete elements and a mass of chromatin material tends to collect at the two poles. Moreover, a nuclear envelope is formed around each chromosome cluster, and the nucleolus, Golgi complex, and endoplasmic reticulum reappear at both poles. Thus, mitosis is divided into 4 stages, at the end of which a cell segregates its chromosomes into 2 identical sets in 2 daughter nuclei. Mitosis or karyokinesis, along with cytokinesis, defines the M phase
or the mitosis phase of the cell cycle. Mitosis results in the segregation of duplicated chromosomes into two daughter nuclei and is followed by the division of cytoplasm, that is cytokinesis, to produce two daughter cells. However, the process of cytokinesis is different in animal and plant cells. In animals, cytokinesis is initiated by the formation of a furrow in the plasma membrane, which gradually deepens to join the center of the cell, dividing the cytoplasm into two. Plant cells, on the other hand, have a relatively inextensible cell wall, and so cell division is initiated by the formation of a cell plate in the center of the cell. Gradually, this plate grows outward to meet the existing lateral cell walls. The cell plate represents the middle lamella of the cell wall. Also, during cytokinesis, organelles like plastids and mitochondria are equally distributed between the daughter cells. Did you know that in some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, which results in the formation of a syncytium, a cell with multiple nuclei? Such a syncytium is found in the early embryo of Drosophila and the liquid endosperm of coconut. Mitosis is one of the most important cellular processes. It is also called equational division, as the daughter cells inherit the same diploid number of chromosomes as in the mother cell. It is generally seen in diploid cells. However, in certain lower plants like bryophytes and social insects like honeybees, mitosis occurs in haploid cells. Mitosis, or mitotic division in somatic cells, is responsible for the growth of multicellular organisms. In plants, meristematic tissues, namely the apical and the lateral cambium, divide actively by mitosis, leading to the continuous growth of the plant throughout its life. It also restores the nucleocytoplasmic ratio, which is disturbed as a cell grows. Moreover, mitosis results in the formation of new cells, which replace dead cells. For example, blood cells and cells in the upper layers of the epidermis in the skin and the lining of the gut are continually replaced. Thus, mitosis is usually accompanied by cytokinesis and plays a vital role in the growth of organisms.